सड़क किनारे मिट्टी का बर्तन बेच रहा था गरीब पति। तलाकशुदा आईपीएस पत्नी ने जो किया, इंसानियत भी रो पड़ी। दोस्तों, ये कहानी है बिहार प्रदेश के पटना शहर की, जहां दोपहर के वक्त तपती धूप में सड़क के किनारे एक आदमी मिट्टी के बर्तन सजाकर बैठा था। उसके चेहरे पर पसीना था, कपड़े पुराने थे और आंखों में एक अजीब सी थकान। उसका नाम था राजवीर सिंह। राजवीर धीरे धीरे आवाज लगा रहा था, ले लो भैया, ठंडा पानी रखने का घड़ा, सस्ते में ले लो। लेकिन कोई रुक नहीं रहा था। हर कोई अपनी ही दुनिया में इतना उलझा हुआ था कि किसी के पास उसके लिए एक पल भी नहीं था। तभी अचानक सड़क पर एक तेज आवाज गूंजती है, साइड हटाओ, रास्ता खाली करो। आईपीएस मैडम की गाड़ी आ रही है। कुछ ही सेकंड में वहां अफरातफरी मच जाती है। लोग इधर उधर हटने लगते हैं और देखते ही देखते एक चमचमाती लाल बत्ती वाली गाड़ी आकर ठीक राजवीर के सामने रुकती है। गाड़ी का दरवाजा खुलता है और बाहर उतरती है आईपीएस अदिति सिंह। कड़क यूनिफॉर्म, आंखों में तेज और चेहरे पर घमंड साफ झलक रहा था। जैसे ही उसकी नजर राजवीर पर पड़ती है, वो कुछ पल के लिए ठिठक जाती है। उसकी आंखें सिकुड़ जाती हैं। ये तो। राजवीर भी उसे देखता है। उसके हाथ कांप जाते हैं। दोनों की नजरें मिलती हैं और कुछ सेकंड के लिए जैसे पूरा माहौल थम जाता है। फिर अचानक अदिति की आवाज गूंजती है, तुम यहां क्या कर रहे हो? उसकी आवाज में तिरस्कार था, नफरत थी। राजवीर हल्के से मुस्कुराने की कोशिश करता है, बस जिंदगी चला रहा हूं। अदिति हंस पड़ती है, लेकिन वो हंसी मजाक वाली नहीं थी, वो ताने से भरी हुई थी। जिंदगी? इसे जिंदगी कहते हो तुम? सड़क पर बैठकर बर्तन बेचना? पास खड़े लोग सब देख रहे थे। कुछ लोग फुसफुसाने लगे, अरे ये तो वही है ना, आईपीएस मैडम का एक्स हस्बैंड। राजवीर का सिर झुक जाता है, लेकिन अदिति यही नहीं रुकती। वो आगे बढ़ती है और एक घड़ा उठाकर जमीन पर पटक देती है। घड़ा चकनाचूर हो जाता है। तुम जैसे नाकाम इंसान को तो मैं पहचानना भी नहीं चाहती। ये शब्द जैसे सीधे राजवीर के दिल में उतर जाते हैं। राजवीर कुछ नहीं बोलता, बस टूटे हुए घड़े को देखता रहता है। उसकी आंखें भर जाती है, लेकिन वो आंसू बाहर नहीं आने देता। अदिति मुड़कर जाने लगती है। तभी राजवीर धीरे से बोलता है, अदिति, एक मिनट। अदिति रुकती है, लेकिन पीछे नहीं मुड़ती। अब क्या कहना है? राजवीर की आवाज कांप रही थी, बस इतना कि खुश रहो। अदिति गुस्से से पलटती है, मेरी खुशी की चिंता करने वाले तुम कौन होते हो? जब मुझे तुम्हारी जरूरत थी तब तुम कुछ नहीं कर पाए। राजवीर चुप हो जाता है। भीड़ और बढ़ने लगती है। अदिति जोर से कहती है, तुम्हारी यही औकात है और हमेशा रहेगी। ये कहकर वो गाड़ी में बैठ जाती है। गाड़ी वहां से चली जाती है और पीछे छोड़ जाती है टूटे हुए बर्तन और उससे भी ज्यादा टूटा हुआ एक इंसान। राजवीर धीरे धीरे नीचे बैठ जाता है। उसके हाथ कांप रहे थे। वो टूटे हुए घड़े के टुकड़े उठाने लगता है। तभी पास खड़ा एक बच्चा पूछता है, भैया, वो मैडम आपको इतना क्यों डांट रही थी? राजवीर हल्की सी मुस्कान लाने की कोशिश करता है, कुछ नहीं, पुरानी पहचान है। लेकिन उसकी आंखों में दर्द साफ दिख रहा था। धीरे धीरे वो अपने बर्तन समेटने लगता है। धूप और तेज हो गई थी, लेकिन उससे भी ज्यादा जलन उसके अंदर थी। और तभी उसकी नजर सामने लगे एक पुराने पोस्टर पर पड़ती है, जिसमें अदिति की तस्वीर छपी थी। आईपीएस अदिति सिन्हा, पटना की नई एसएसपी। राजवीर कुछ सेकंड तक उस पोस्टर को देखता रहता है और फिर धीरे से खुद से कहता है, तुम बहुत आगे निकल गई अदिति, और मैं वही रह गया। उसकी आंखों के सामने अचानक अतीत के कुछ दृश्य तैरने लगते हैं। वो दिन जब सब कुछ अलग था, जब अदिति की आंखों में घमंड नहीं, सपने थे, और उन सपनों को पूरा करने के लिए राजवीर दिन रात मेहनत करता था। वो अपनी नौकरी से लौटकर भी अदिति को पढ़ाता था, रात रात भर जागता था।
ताकि अदिति एक दिन अफसर बन सके। लेकिन आज वही अदिति उसे सड़क पर अपमानित करके चली गई। राजवीर की आंखों से अब आंसू बहने लगते हैं। वो जल्दी से उन्हें पोंछता है और अपने बर्तन उठाकर धीरे धीरे चल पड़ता है। हर कदम जैसे भारी हो रहा था, लेकिन वो रुकता नहीं, क्योंकि उसे पता था अब उसके लिए रुकना मना है। चलते चलते वो एक सुनसान गली में पहुंचता है, जहां कोई नहीं था। वो दीवार के सहारे बैठ जाता है और अचानक जोर से खांसने लगता है। उसकी खांसी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। कुछ सेकंड बाद उसके हाथ में खून की बूंदें नजर आती हैं। राजवीर घबरा जाता है। वो इधर उधर देखता है कि कोई देख तो नहीं रहा। फिर जल्दी से अपने हाथ को कपड़े से पोंछ लेता है और खुद से कहता है, नहीं, अभी नहीं, अभी मुझे गिरना नहीं है। वो धीरे धीरे उठता है और फिर से चलने लगता है, लेकिन इस बार उसके कदम और भी कमजोर थे। उसके चेहरे पर दर्द साफ दिख रहा था। फिर भी वो मुस्कुरा रहा था, जैसे कुछ छुपा रहा हो, जैसे कोई बहुत बड़ा राज अपने अंदर दबाए हुए हो। और शायद वो राज ही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई था, जिसे उसने आज तक किसी को नहीं बताया, यहां तक कि अदिति को भी नहीं। राजवीर आसमान की तरफ देखता है और धीरे से कहता है, काश तुम जान पाती। खैर दोस्तों, धीरे धीरे चलते हुए वो अपने छोटे से कमरे तक पहुंचा। दरवाजा खोला तो अंदर घुटन सी महसूस हुई। गर्म हवा, बंद कमरा और चारों तरफ बिखरी खामोशी। उसने बर्तन एक कोने में रखे और बिना कुछ सोचे चारपाई पर बैठ गया। सिर झुका लिया, हाथों की नसें उभरी हुई थी और चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी। कुछ देर तक वो यूं ही बैठा रहा, फिर जेब से पैसे निकाले, गिनने लगा, 10, 20, 50। फिर अचानक रुक गया और खुद ही हल्की हंसी हंस पड़ा। आज भी गुजारा हो ही जाएगा। लेकिन उस हंसी में सुकून नहीं था, सिर्फ मजबूरी थी। वो उठा, घड़े से पानी लिया, एक घूंट पिया, लेकिन गला जैसे और सूख गया। उसने गिलास नीचे रख दिया और दीवार की तरफ देखने लगा। दीवार पर कुछ भी नहीं था, लेकिन उसकी नजर ऐसे टिकी थी जैसे वहां कोई तस्वीर लगी हो। धीरे धीरे उसकी आंखों में नमी आने लगी। वो उठा और कमरे के कोने में रखा पुराना बैग अपने पास खींच लिया। बैग खोलते समय उसके हाथ थोड़े कांप रहे थे, जैसे वो किसी ऐसे सच के करीब जा रहा हो जिसे वो हमेशा छुपाता आया था। बैग के अंदर से उसने एक पुराना कागज निकाला। कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा, फिर वापस रख दिया, जैसे अभी भी हिम्मत नहीं जुटा पाया हो। उसके बाद उसने एक छोटा सा डिब्बा निकाला। डिब्बा खोलते ही अंदर एक लाल रंग की चूड़ी दिखाई दी। वो चूड़ी बहुत साधारण थी, लेकिन उसके लिए बहुत खास थी। राजवीर ने उसे हाथ में लिया और हल्के से मुस्कुराया। तुम्हें ये कितनी पसंद थी? उसकी आवाज धीमी थी, जैसे वो खुद से नहीं, किसी और से बात कर रहा हो। उसकी आंखों में पुराने दिनों की झलक साफ दिखने लगी। एक छोटा सा कमरा, किताबों से भरा हुआ, और सामने बैठी अदिति, बाल बिखरे हुए, आंखों में नींद, लेकिन पढ़ाई जारी। और राजवीर उसके सामने बैठा, उसे समझा रहा था, ये वाला टॉपिक बहुत जरूरी है, एग्जाम में जरूर आएगा। अदिति थकी हुई आवाज में बोलती, बस आज के लिए इतना काफी है। राजवीर मुस्कुराता, बस ये एक और, फिर आराम। वो एक और कभी खत्म नहीं होता था, लेकिन अदिति हर बार मान जाती थी। राजवीर की आंखें खुली थी, लेकिन वो सब कुछ देख रहा था जो अब सिर्फ याद बन चुका था। अचानक उसे तेज खांसी आई। वो झुक गया। खांसी इतनी तेज थी कि उसकी सांसें अटकने लगी। उसने जल्दी से मुंह पर हाथ रखा और कुछ पल बाद जब हाथ हटाया तो उसमें खून के हल्के निशान थे। वो कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा, फिर बिना कुछ बोले कपड़े से पोंछ दिया, जैसे ये उसके लिए अब सामान्य हो गया हो। धीरे से बोला, अभी नहीं, अभी बहुत कुछ बाकी है। वो चारपाई पर लेट गया,
लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। छत को देखते हुए उसकी सोच फिर अतीत की तरफ मुड़ गई। वो दिन जब अदिति का रिजल्ट आया था। पूरा कमरा खुशी से भर गया था। अदिति की आंखों में आंसू थे। वो बार बार कह रही थी, मैं बन गई, सच में बन गई। और राजवीर बस उसे देख रहा था, जैसे उसकी अपनी जीत हो। उसने उस दिन खुद से कहा था, अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन शायद वहीं से सब बदलना शुरू हो गया था। धीरे धीरे अदिति का व्यवहार बदलने लगा, उसकी बातें बदलने लगी। और फिर एक दिन वो सामने खड़ी थी, ठंडी आवाज में, ये रिश्ता अब नहीं चल सकता। राजवीर की सांस जैसे रुक गई थी। उसने सिर्फ एक सवाल पूछा था, क्यों? और जवाब आज भी उसके दिल में चुभता है, क्योंकि अब हम बराबर नहीं हैं। राजवीर ने उस दिन कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप खड़ा रहा, जैसे उसकी आवाज कहीं खो गई हो। कमरे में लेटा हुआ वो सब याद करते हुए धीरे से आंखें बंद कर लेता है। एक आंसू उसके कान के पास से बहकर तकिए में खो जाता है। बाहर रात गहरा चुकी थी, लेकिन उसके अंदर का अंधेरा उससे भी ज्यादा गहरा था। कुछ देर बाद वो फिर उठता है, दरवाजे तक जाता है और बाहर झांकता है। सड़क पर हल्की लाइट जल रही थी। कुछ लोग अब भी गुजर रहे थे। राजवीर कुछ देर तक उन्हें देखता रहा, फिर धीरे से दरवाजा बंद कर देता है। वापस आकर चारपाई पर बैठ जाता है। दोनों हाथों को जोड़कर नीचे देखता है, जैसे खुद से ही कोई सवाल कर रहा हो। फिर बहुत धीरे से बोलता है, मैंने कभी कुछ गलत नहीं किया, फिर भी सब गलत कैसे हो गया? उसकी आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन उसमें दर्द बहुत गहरा था। कुछ पल बाद वो चुप हो गया। कमरे में फिर वही सन्नाटा छा गया, और उसी सन्नाटे में राजवीर बस चुपचाप बैठा रहा। धीरे धीरे रात गहराती जा रही थी, लेकिन उसकी आंखों में नींद का नाम तक नहीं था। शरीर थका हुआ था, लेकिन दिमाग जैसे रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। कुछ देर बाद उसने करवट बदली और छत की तरफ देखने लगा, जैसे वहां उसे कोई जवाब मिल जाएगा। इसी तरह देखते हुए कब उसकी आंखें लग गई पता ही नहीं चला। अगले दिन सुबह की पहली किरण के साथ ही वो उठ बैठा। आज शरीर और भी भारी लग रहा था, लेकिन फिर भी उसने खुद को मजबूर किया। धीरे धीरे उठकर उसने मुंह धोया, बर्तन का बोरा कंधे पर रखा और बिना कुछ खाए बाहर निकल गया। सड़क पर वही भीड़, वही शोर, वही भागती हुई जिंदगी थी, लेकिन राजवीर की चाल अब पहले से भी धीमी हो चुकी थी। वो अपनी जगह पर पहुंचा, बर्तन सजाए और चुपचाप बैठ गया। आज उसने आवाज भी नहीं लगाई, बस लोगों को गुजरते हुए देखता रहा। कुछ देर बाद एक महिला उसके पास आई और 2 घड़े उठाकर देखने लगी। उसने पूछा, कितने के हैं? राजवीर ने धीमी आवाज में जवाब दिया, जितना ठीक लगे दे दीजिए। महिला ने उसे अजीब नजर से देखा, फिर कुछ पैसे रखकर चली गई। राजवीर ने पैसे गिने भी नहीं, बस चुपचाप रख लिए। अब उसे मोलभाव करने की ताकत भी नहीं बची थी। दोपहर होते होते धूप तेज हो गई। पसीना उसके चेहरे से बह रहा था, लेकिन उसने अपने हाथों से उसे पोंछने की भी कोशिश नहीं की। तभी पास में कुछ लोग खड़े होकर बातें करने लगे। सुना है कल एसएसपी मैडम ने यही किसी को डांटा था। दूसरा बोला, हां, वही आदमी है शायद। राजवीर ने उनकी तरफ देखा भी नहीं, लेकिन हर शब्द उसके कानों में साफ उतर रहा था। तभी वही 2 आदमी फिर से बाइक लेकर आ गए। आज उनके चेहरे पर और ज्यादा सख्ती थी। एक ने उतरते ही कहा, क्या हुआ, पैसे तैयार हैं? राजवीर ने धीरे से जेब में हाथ डाला और कुछ मुड़े तुड़े नोट निकालकर उनकी तरफ बढ़ा दिए। वो आदमी पैसे गिनते हुए बोला, इतना ही? बाकी? राजवीर ने सिर झुका लिया, आज बस इतना ही हुआ। दूसरा आदमी गुस्से में बोला, समझ नहीं आता क्या? यहां बैठना है तो पूरा देना पड़ेगा। इतना कहकर उसने फिर एक घड़े को पैर से ठोकर मार दी। घड़ा टूटकर बिखर गया। इस बार राजवीर ने कुछ नहीं कहा, न रोका, न हाथ जोड़ा, बस चुपचाप देखता रहा।
जैसे अब उसके अंदर विरोध करने की हिम्मत ही खत्म हो गई थी। दोनों आदमी हंसते हुए चले गए। आसपास खड़े लोग कुछ पल तक देखते रहे, फिर अपने अपने रास्ते चल दिए। राजवीर ने धीरे धीरे टूटे हुए टुकड़े उठाए और एक तरफ रख दिए। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन चेहरे पर कोई भाव नहीं था, जैसे अब दर्द भी उसे महसूस नहीं हो रहा था। शाम तक उसने कोई आवाज नहीं लगाई। जो दो चार लोग खुद आकर ले गए, वही उसकी कमाई थी। सूरज ढलने लगा तो उसने अपना सामान समेटा और धीरे धीरे वापस चल पड़ा। रास्ते में चलते हुए अचानक उसकी सांस तेज होने लगी। उसने रुककर एक दीवार का सहारा लिया। सीने में जलन बढ़ रही थी। उसने गहरी सांस लेने की कोशिश की, लेकिन खांसी शुरू हो गई। इस बार खांसी पहले से ज्यादा तेज थी। उसने मुंह पर हाथ रखा और जब हाथ हटाया तो खून साफ दिखाई दे रहा था। कुछ सेकंड तक वो वही खड़ा रहा, फिर जल्दी से आसपास देखा। किसी ने देखा तो नहीं। उसने हाथ को कपड़े से पोंछा और खुद को संभाल लिया। धीरे से बोला, बस थोड़ा और। वो किसी तरह अपने कमरे तक पहुंचा। दरवाजा खोला और अंदर आते ही जैसे उसकी सारी ताकत खत्म हो गई। बर्तन एक तरफ रखे और सीधे चारपाई पर गिर पड़ा। सांसें तेज चल रही थी। कुछ देर तक वो यूं ही लेटा रहा, फिर धीरे धीरे अपनी सांसों को नियंत्रित करने की कोशिश करने लगा। थोड़ी देर बाद उसने हाथ बढ़ाकर पास रखा बैग अपनी तरफ खींचा। बैग खोलते वक्त उसकी उंगलियां कांप रही थी। उसने अंदर से वही पुराना कागज निकाला। कुछ सेकंड तक उसे देखा। इस बार उसकी नजरें उससे हट नहीं रही थी, जैसे वो अब उससे भागना नहीं चाहता था, जैसे उस कागज में उसकी पूरी जिंदगी लिखी हो। उसका हर त्याग, हर सपना, हर दर्द उसी में कैद हो। राजवीर ने धीरे धीरे उस कागज को मोड़ा और बैग में रख दिया। उसके हाथ कमजोर हो चुके थे, सांसें भारी थी, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था, जैसे उसने अपने दिल का बोझ खुद से कहकर हल्का कर लिया हो। वो दीवार के सहारे बैठा रहा, आंखें बंद की और एक लंबी सांस ली। कमरे में सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे में भी उसकी जिंदगी की आवाज गूंज रही थी। रात बीत गई। सुबह की हल्की रोशनी कमरे में आई, लेकिन आज वो उठ नहीं पाया। उसने कोशिश की, हाथों के सहारे उठने की कोशिश की, लेकिन शरीर ने जवाब दे दिया। वो वापस चारपाई पर गिर गया। उसके चेहरे पर दर्द साफ दिख रहा था, लेकिन उसने आवाज नहीं निकाली, जैसे अब दर्द भी उसका अपना हो चुका था। कुछ देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। पड़ोसी रामलाल अंदर आया। उसने राजवीर को उस हालत में देखा तो घबरा गया। अरे, ये क्या हाल हो गया है तेरा? उसकी आवाज कांप रही थी। राजवीर ने धीरे से आंखें खोली और बस इतना कहा, कुछ नहीं, बस थक गया हूं। रामलाल ने तुरंत कहा, चल डॉक्टर के पास चलते हैं, लेकिन राजवीर ने सिर हिला दिया। अब जरूरत नहीं है। उसकी आवाज बहुत शांत थी, जैसे वो सब कुछ स्वीकार कर चुका हो। रामलाल कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ था। वो बाहर चला गया और राजवीर फिर से आंखें बंद करके लेट गया। उसकी सांसें अब पहले से धीमी थी और हर सांस जैसे भारी लग रही थी। उधर उसी समय अदिति अपने ऑफिस में बैठी थी, लेकिन आज उसका ध्यान किसी काम में नहीं लग रहा था। बार बार वही दृश्य उसके सामने आ रहा था। सड़क पर बैठा हुआ राजवीर और उसके अपने शब्द, तुम्हारी यही औकात है। ये शब्द उसके दिल को अंदर से काट रहे थे। उसने खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। तभी उसके सामने रखी एक पुरानी फाइल खुली। उसने उसे उठाया और जैसे ही उसकी नजर एक नाम पर पड़ी, उसका दिल जोर से धड़क उठा। राजवीर सिंह। उसने फाइल को ध्यान से पढ़ना शुरू किया और जैसे जैसे शब्द सामने आते गए, उसका चेहरा बदलता गया। किडनी डोनेशन, डोनर राजवीर सिंह। उसकी आंखों के सामने सब घूम गया। हाथ कांपने लगे,
सांसें तेज हो गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था। वो बार बार पढ़ती रही, लेकिन हर बार वही सच सामने आ रहा था। उसके अंदर का अहंकार उसी पल टूट गया। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे और पहली बार उसे समझ आया कि उसने क्या खो दिया। वो तुरंत उठी, बिना कुछ सोचे ऑफिस से बाहर निकल गई। गाड़ी निकालो। उसकी आवाज में घबराहट थी, बेचैनी थी, जैसे हर सेकंड उसके हाथ से निकल रहा हो। गाड़ी तेज रफ्तार से उसी सड़क की तरफ दौड़ी जहां राजवीर बैठता था। कुछ ही मिनटों में वो वहां पहुंच गई, लेकिन आज वहां कोई नहीं था। खाली जगह, टूटी हुई मिट्टी और सन्नाटा। उसने आसपास पूछा, वो आदमी कहाँ है? किसी ने जवाब दिया, मैडम, उसकी तबीयत खराब थी, घर चला गया। अदिति की सांस अटक गई। कहाँ रहता है? जवाब मिला, उधर गली में। वो दौड़ पड़ी। उसके कदम तेज थे, लेकिन दिल डर से भरा हुआ था। गली में पहुंचते ही उसने देखा, एक छोटे से कमरे के बाहर लोग खड़े थे। उसका दिल और जोर से धड़कने लगा। वो भीड़ को हटाते हुए अंदर गई। कमरे के अंदर चारपाई पर राजवीर लेटा था। उसकी आंखें बंद थी, सांसें बहुत धीमी थी, चेहरा बिल्कुल शांत, जैसे अब उसे किसी दर्द से फर्क नहीं पड़ता। अदिति धीरे धीरे उसके पास आई और उसके सामने बैठ गई। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। उसने बहुत धीरे से उसका नाम लिया, राजवीर। राजवीर ने हल्के से आंखें खोली, सामने अदिति को देखा और उसके चेहरे पर एक बहुत हल्की सी मुस्कान आ गई, जैसे उसे कोई शिकायत ही न हो। तुम आ गई। उसकी आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन उसमें अपनापन था। अदिति टूट चुकी थी। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें कभी समझा ही नहीं। तुमने मेरे लिए सब कुछ दे दिया और मैं। उसकी आवाज भर गई। वो रो पड़ी। राजवीर ने बहुत धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी पकड़ कमजोर थी, लेकिन उसमें सच्चाई थी। तुम खुश थी, बस वही मेरे लिए काफी था। उसकी आंखों में कोई गुस्सा नहीं था, सिर्फ सुकून था। अदिति ने सिर हिलाया, नहीं, मैं खुश नहीं थी, मैं बस अंधी हो गई थी। उसके आंसू रुक नहीं रहे थे। कमरे में गहरी खामोशी छा गई। समय जैसे थम गया। राजवीर की सांसें धीरे धीरे और धीमी होने लगी। उसने आखिरी बार अदिति की तरफ देखा और बहुत हल्की आवाज में कहा, अब सब ठीक है। उसकी आंखें बंद हो गई, हाथ ढीला पड़ गया। अदिति कुछ पल तक उसे देखती रही, फिर अचानक जोर से रो पड़ी। उसका सिर राजवीर के हाथों पर झुक गया, लेकिन अब जवाब देने वाला कोई नहीं था। कुछ दिन बाद वही सड़क, वही जगह जहां कभी राजवीर धूप में बैठकर मिट्टी के बर्तन बेचता था, अब वहां सब कुछ वैसा ही था। लेकिन एक चीज हमेशा के लिए बदल चुकी थी। उस जगह पर बैठा इंसान अब नहीं था, सिर्फ उसकी यादें रह गई थी। अदिति कई बार वहां खड़ी होकर उस जगह को देखती, जहां राजवीर चुपचाप बैठा रहता था, लोगों के ताने सुनता था, फिर भी मुस्कुराकर ले लो भैया कहता था। आज वो जगह खाली थी, लेकिन अदिति के अंदर एक तूफान चल रहा था, जो हर पल उसे अंदर से तोड़ रहा था। वो वापस अपनी ड्यूटी पर लौट गई। वही वर्दी, वही रुतबा, वही कुर्सी, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। अब हर केस के बीच, हर फाइल के बीच, हर सन्नाटे में उसे बस एक ही चेहरा दिखता, राजवीर। कभी कभी वो मीटिंग के बीच खो जाती, कभी अचानक चुप हो जाती, और जब भी अकेली होती उसकी आंखों में आंसू आ जाते। वो खुद से सिर्फ एक ही सवाल पूछती, क्यों नहीं समझ पाई मैं उसे? कुछ हफ्तों बाद अदिति ने एक फैसला लिया। उसने राजवीर के नाम पर एक छोटा सा एनजीओ शुरू किया, उन लोगों के लिए जो मजबूरी में अपने सपने छोड़ देते हैं, जो चुपचाप सब सहते हैं बिना किसी शिकायत के। उस एनजीओ का नाम था राजवीर फाउंडेशन। वहां गरीब बच्चों की पढ़ाई होती,
जरूरतमंदों को मदद मिलती और हर उस इंसान को सहारा दिया जाता जो जिंदगी से हारने लगता है। लोग उसकी तारीफ करने लगे, उसे एक मिसाल मानने लगे। लेकिन अदिति जानती थी ये सब उसके अंदर के खालीपन को भर नहीं सकता, क्योंकि हर दिन हर पल उसे एक ही एहसास डसता रहता था। वो इंसान जिसने उसके लिए सब कुछ खो दिया, उसने उसे ही खो दिया। कभी कभी वो उस फाउंडेशन के एक कमरे में अकेली बैठती जहां दीवार पर राजवीर की एक तस्वीर लगी थी। वो उसे देखती और धीरे से कहती, मैं अब सब कर रही हूं, लेकिन तुम्हारे बिना सब अधूरा है। उसकी आंखों से आंसू गिरते रहते, लेकिन अब वो उन्हें रोकती नहीं थी, क्योंकि अब उसे समझ आ चुका था पछतावा वो सजा है जो इंसान खुद को जिंदगी भर देता है, और वो हर दिन हर सांस के साथ उसी सजा को जी रही थी। क्योंकि सच यही था, जिस इंसान को उसने कभी औकात कहकर ठुकराया था, वो ही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी कीमत था। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी में कभी भी किसी इंसान को उसकी हालत या औकात से नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि कई बार जो इंसान बाहर से सबसे कमजोर दिखता है वही अंदर से सबसे मजबूत होता है। अहंकार इंसान को अंधा बना देता है, और जब सच सामने आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। सच्चा प्यार कभी दिखावा नहीं करता, वो चुपचाप अपना सब कुछ दे देता है। लेकिन अब आप बताइए, अगर आप अदिति की जगह होते तो क्या आप भी अपने स्टेटस और पावर के लिए अपने ही इंसान को ठुकरा देते? और अगर आप राजवीर की जगह होते तो क्या आप इतना बड़ा त्याग करके भी अपनी सच्चाई छुपा लेते? आपके हिसाब से इस कहानी में सबसे बड़ी गलती किसकी थी, अदिति की या राजवीर की? कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी ही दिल को छू जाने वाली कहानियों के लिए चैनल स्टोरी बाय एसके को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलेंगे अगली कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।